भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार साहब लिखते हैं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज का नया वीडियो, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज आर्मी डे पर आज के इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूं भारतीय सेना के नाम, हिंद के हर उस जवान के नाम जो भारत की सेना में इस वक्त शामिल है, शामिल रहा है, शामिल होगा, जो रक्षा करने के लिए तैनात थे, तैनात हैं और तैनात रहेंगे। उनको आज प्रणाम है। अगर आप ना जानते हो तो आपको बताऊं कि ये आर्मी डे मनाया किन की याद में जाता है। भारत देश आजाद हो चुका था, भारतीय सेना की कमान किसे सौंपी जाए, इस बात को लेकर के मीटिंग चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बड़े लीडर्स को, बड़े आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया था। उस मीटिंग में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपने देश की सेना की कमान किसी अंग्रेज अधिकारी को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसने कभी सेना का नेतृत्व किया हो। इस बात पर सबने हामी भरी सिवाय एक आवाज के। वो आवाज थी लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ साहब की। उन्होंने कहा कि ऐसे तो देश का नेतृत्व भी किसी अंग्रेज को दे देना चाहिए। हमारे पास में तो ऐसा कोई नहीं है जिसने पहले कभी देश का नेतृत्व किया हो, क्यों ना किसी अंग्रेज को प्रधानमंत्री बना दे। इस बात पर नेहरू जी उनकी तरफ पलटे और पूछा कि क्या आप देश की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौड़ साहब के सामने मौका था चौका लगाने का, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, हमारे पास में काबिल अधिकारी हैं जिन्हें ये कमान सौंप देनी चाहिए। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को, तब तक हमारी भारतीय सेना जो थी उसकी कमान ब्रिटिश मूल के अधिकारी के हाथ में थी। 15 जनवरी 1949 को भारत के रहने वाले भारतीय व्यक्ति को भारतीय सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला और इसीलिए इस दिन को सेना दिवस के रूप में, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं के.एम. करियप्पा साहब, जो कि भारत के पहले आर्मी चीफ थे, उनसे सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे पहली बात फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब से। अपनी फैमिली से पहले अपनी कंट्री को रखिए। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब यही सिखाते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है। के.एम. करियप्पा साहब रिटायर होकर के कर्नाटका में अपने घर में रह रहे थे। उस वक्त उनके जो बेटे थे नंदा करियप्पा, वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और भारत पाकिस्तान के युद्ध का आखिरी दिन था जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करने की। जब अपने फाइटर प्लेन में थे तब उसमें आग लग गई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा ने इंजेक्शन का बटन दबाया। प्लेन का जो मलबा था वो भारतीय सीमा में गिरा, इंडियन टेरिटरी में गिरा और नंदा करियप्पा पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोटें आई। वो पाकिस्तानी सेना के कब्जे में पहुंच चुके थे। जो पाकिस्तान की सेना थी वो उनसे पूछ रही थी कि आपका नाम है नंदा करियप्पा, क्या आपका कोई रिलेशन है के.एम. करियप्पा के साथ में। तो जब उन्हें रिलेशन समझ में आया कि तो के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने एक वक्त में जनरल के.एम. करियप्पा के अंडर में काम किया था, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। रेडियो पाकिस्तान से उस वक्त ऐलान करवाया गया कि जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट नंदा करियप्पा हैं वो हमारी गिरफ्त में हैं, हमारे पास में हैं और सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं। और अयूब खान ने, जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर जो थे, जो दिल्ली में तैनात थे, उनके जरिए के.एम. करियप्पा साहब तक एक प्रपोजल पहुंचाया कि आप कहें तो हम सुरक्षित नंदा करियप्पा साहब को बिना किसी शर्त के वापस लौटा सकते हैं। उस वक्त के.एम. करियप्पा साहब ने जो कहा वो सुनिएगा। उन्होंने कहा बड़ी विनम्रता से कि नंदू मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा है और अगर आप उसे वापस करना चाहते हैं तो जो बाकी के युद्ध बंदी हैं, जो वॉर प्रिजनर्स हैं बाकी के, सबके साथ उसे वापस लौटा दीजिए और अगर नहीं तो वैसा ही बर्ताव कीजिए जो बाकी वॉर प्रिजनर्स के साथ में आप कर रहे हैं। और अगर लौटाना चाहते हैं तो सारे वॉर प्रिजनर्स के साथ में मेरे बेटे को, देश के बेटे को लौटा दीजिएगा। लर्निंग नंबर 2, सीखने वाली दूसरी बड़ी बात है हमेशा फ्रंट से लीड कीजिए, एग्जाम्पल सेट कीजिए। भारतीय सेना के पहले प्रमुख यानी कि के.एम. करियप्पा साहब जब वो कमांडर बन गए थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। श्रीनगर के दौरे पर थे, श्रीनगर से उरी जा रहे थे जीप में। तो उस वक्त ब्रिगेडियर बोगी सेन ने उन्हें एक एडवाइस दी
कि साहब आप अपनी जीप से झंडे और स्टार प्लेट जो इसको हटा लीजिए ताकि दुश्मन आपकी जीप को पहचान ना सके और कहीं स्नाइपर फायर ना कर सके। तो केएम करियप्पा साहब ने उस सलाह को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे जो सैनिक हैं उनका मनोबल टूट जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि देखो साहब हमारे कमांडर साहब ने डर के मारे झंडे और स्टार प्लेट जो है हटा लिया। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। लेकिन वो जो ब्रिगेडियर बोगी सेन साहब की जो बात थी वो सच निकली। जब जा रहे थे श्रीनगर से उरी की तरफ तो जीप पर स्नाइपर फायर हुआ, फॉर्चुनेटली कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वापस आ रहे थे तब फिर से स्नाइपर फायर हुआ, जीप का टायर फटा, लेकिन कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे दमदार बहादुर थे केएम करियप्पा साहब। दूसरा वाकया मुझे याद आता है, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1947 में, उसके खत्म होने के बाद में केएम करियप्पा साहब भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर चले गए थे और वो नो मैन लैंड जो होती है वहां पर उन्होंने एंट्री कर ली थी। तो जो पाकिस्तान के कमांडर थे उन्होंने वहां से ऑर्डर दिया कि वहीं पर रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। तभी हमारी तरफ से चिल्ला करके किसी ने कहा कि ये जनरल केएम करियप्पा हैं। जैसे ही बात उस तरफ वालों को सुनाई दी, पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने अपने हथियार नीचे कर लिए, आगे आए, आकर के केएम करियप्पा साहब को सल्यूट किया। और जब सल्यूट किया तो केएम करियप्पा साहब ने भी उनसे पूछा कि भाई चिट्ठी विट्ठी टाइम पर आती है कि नहीं आती, घर पर सब ठीक ठाक है, उनके हाल चाल जाने। ऐसे कमाल के थे केएम करियप्पा साहब। एक और वाकया है, वो एक बार बॉर्डर एरिया में ही पहाड़ी पर थे। उस पहाड़ी पर कबायली जो थे वो निशाना लगा करके बैठे हुए थे। केएम करियप्पा साहब जैसे ही वहां से नीचे आए, तुरंत वहां पर आकर के तोप का एक गोला गिरा, और जैसे ही वो गोला गिरा केएम करियप्पा साहब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो दुश्मन का तोप का गोला भी जनरल का सम्मान करता है। लर्निंग नंबर 3, सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात है जीवन में अनुशासन बना रहना चाहिए, अनुशासन में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है केएम करियप्पा साहब को कि उन्होंने इंडियन आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखा। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है। वो नहीं चाहते थे कि राजनीति का कोई इंटरफेरेंस जो है आर्मी में हो। अनुशासन की जब बात आती है तो एक किस्सा मुझे याद आता है, फील्ड मार्शल केएम करियप्पा साहब के बेटे एयर मार्शल नंदू करियप्पा ने जब अपने पिताजी की जीवनी लिखी तो उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ता था तो हमें लेने के लिए सेना का ट्रक आता था। एक दिन ट्रक नहीं आया तो जो पिताजी के एडीसी थे उन्होंने स्टाफ कार भेज दी। कार मुझे लेने के लिए मैं बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों बाद जब पिताजी को ये बात मालूम चली, वो नाश्ता कर रहे थे सुबह का, तो ब्रेकफास्ट टेबल पर उन्होंने अपने एडीसी को डांटते हुए कहा कि ये क्या किया आपने, किसी भी सूरत में सरकारी कार का इस्तेमाल निजी काम के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिल बनवाया और कहा कि देखो ये बिल रखो और मेरी सैलरी में से पैसा काट लेना। इतने अनुशासित सिपाही थे केएम करियप्पा साहब। एक और वाकया उनके बेटे बताते हैं कि 15 जनवरी 1986 को जब आर्मी डे की परेड के लिए दिल्ली गए हुए थे पिताजी, तो परेड के बाद में उस समय के जो सेनाध्यक्ष थे जनरल के सुंदर जी, उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने जनरल केएम करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। 2 ही फील्ड मार्शल बने अब तक, सैम मानेकशॉ साहब और केएम करियप्पा साहब। तो फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है, ये घोषणा वहां पर हुई। उनके बेटे बताते हैं कि जिस दिन ये प्रोग्राम होना था, जिस दिन फील्ड मार्शल के तौर पर उन्हें सम्मानित किया जाना था राष्ट्रपति भवन में, उस दिन पिताजी के दाहिने पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। और इन दिनों में वो घर पे क्या कर रहे थे कि एक पैर में जूता पहन रहे थे, एक पैर में चप्पल पहन रहे थे। तो उनके बच्चों ने कहा उनसे, हमने सलाह दी कि भाई आप राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो आप जूते मत पहनिए, आपको दर्द है पैर में। लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी, वो नोकदार जूते पहन करके वहां राष्ट्रपति भवन में उस कार्यक्रम में गए। जब राष्ट्रपति जी से अपना फील्ड मार्शल का बैटन उन्होंने लिया तो उन्होंने वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरा जो कार्यक्रम था 10 मिनट तक चला। राष्ट्रपति के एडीसी ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 10 मिनट तक वो अपने पैरों पर खड़े रहे। ये बात उस वक्त की है जब उनकी उम्र 87 वर्ष थी और उनके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन तब भी अपना फील्ड मार्शल का बैटन लेने जब वो गए तो ना तो वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया बल्कि नोकदार जूते भी पहने, क्योंकि अनुशासन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये मानना था केएम करियप्पा साहब का। सीखने वाली चौथी बड़ी बात हमारे भारत के पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा साहब से है, लाइफ में जब जरूरत पड़े तो टफ डिसीजन लेने से पीछे मत हटिए। यही वो चौथी लर्निंग है। नवंबर 1947 में करियप्पा साहब को सेना के पूर्वी कमान का प्रमुख बनाकर के रांची भेज दिया गया था, लेकिन 2 महीने के अंदर कश्मीर में हालात बदतर हो गए। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डडली रसेल की जगह पर दिल्ली और ईस्ट पंजाब का जीओसी इन चीफ बनाया गया। उन्होंने ही इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा था। उन्होंने आते ही तुरंत कुलवंत सिंह जी की जगह पर जनरल थिमैया को जम्मू कश्मीर फोर्स का चीफ बना दिया।
लेह जाने वाली जो सड़क थी उस पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। लेह जाने वाली जो सड़क थी वो तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक कि इंडियन आर्मी का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा ना हो जाए। तो ऊपर के जो ऑर्डर्स थे उनकी अवहेलना करते हुए करियप्पा साहब ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज लेह भारत का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी उसके तहत भारतीय सेना ने पहले नौशेरा, उसके बाद झंगर पर कब्जा किया, फिर जोजिला, द्रास और कारगिल में भी जो अटैकर्स थे, हमलावर थे, उनको पीछे धकेल दिया। ये बड़ा फैसला, टफ डिसीजन लिया था केएम करियप्पा साहब ने। लर्निंग नंबर 5, सबसे आखिरी बात यही जो हर बड़ा व्यक्ति हमें सिखाता है, जिंदगी में हमेशा मुस्कान बांटते चलिए, मददगार साबित होइए। केएम करियप्पा साहब के बारे में भी एक किस्सा है। एक बार वो एक गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ पठान महिलाएं अपने सर पर बड़े बड़े बर्तन लेकर के उनमें पानी भर के लेकर के जा रही थी। उन्होंने बातचीत की, पूछताछ की तो पता चला कि रोजाना 4 मील दूर से पानी लेकर के आते हैं, दूसरे गांव जाना पड़ता है। केएम करियप्पा साहब ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कीजिए। उस गांव में कुआं खुदवा दिया गया। उसके बाद पठान जो उस गांव के थे उन्होंने केएम करियप्पा साहब को खलीफा कहना शुरू कर दिया, एक नया नाम उन्हें दे दिया। केएम करियप्पा साहब का मानना था कि मुस्कान बांटना ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। सब लोग खुश रहें, मुस्कान हम बांटते चले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा साहब की कुछ कमाल की बातें रही। जब भी वो डिनर करने के लिए बैठते थे तो एक ड्रेस कोड उनका फिक्स्ड था। ब्लैक कलर के सूट में ही वो डिनर करते थे, चाहे वो घर में अकेले भोजन कर रहे हो। उनकी फैमिली बताती कि एक बार एक अमेरिकन डिप्लोमेट आ गए थे घर पर, उन्हें ड्रेस कोड के बारे में मालूम नहीं था, तो मौसम के बहाने से केएम करियप्पा साहब ने उन्हें ब्लैक कलर का सूट पहना ही दिया कि भैया ड्रेस कोड तो आपको फॉलो करना ही होगा। केएम करियप्पा साहब को ब्राउन मैन भी कहा जाता था क्योंकि उनकी पकड़ जो थी हिंदी भाषा पर थोड़ी कमजोर थी और इस वजह से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो गया। आज़ाद जब हुई भारतीय सेना तो सेना की टुकड़ियों के सामने जो स्पीच उन्होंने दी थी उसमें उन्हें एक लाइन दी गई थी, कंट्री इज फ्री एंड सो आर ऑल ऑफ अस। इसको ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने कह दिया कि इस वक्त आप मुफ्त हैं, हम मुफ्त हैं, देश मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। ऐसे कमाल के थे केएम करियप्पा साहब। और आज इस वीडियो के अंत में उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जो अपने परिवार के पास वापस लौट कर नहीं आ पाए। भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार साहब की उन पंक्तियों के साथ जिसमें वो कहते हैं कि गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी मां के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। जय हिंद, जय भारत।